नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज मंत्रा का यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जून माह के जितने भी करंट अफेयर्स प्रश्न बनेंगे वो सारे आज हम करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। केरल सरकार ने मछुआरों की सुरक्षा की देखभाल के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? इसका राइट आंसर है पी सहदेवन। व्याख्या कर लेते हैं। केरल के मत्स्य विभाग ने समुद्र में सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को हल करने के तरीकों पर अध्ययन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष पी सहदेवन है, जो मत्स्य पालन के पूर्व अतिरिक्त निदेशक थे। यह समिति अध्ययन करेगी और समुद्र में सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और पोत निगरानी प्रणाली से संबंधित मुद्दों को भी हल करने के लिए तरीकों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह अवैध, गैर सूचित और अनियमित मछली पकड़ने की निगरानी भी करेगी। यह समिति न्यूनतम रुझानों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध विकल्पों का भी विश्लेषण करेगी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कौन सा खिलाड़ी 109 गोल के साथ पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में ईरान के पूर्व स्ट्राइकर अली दई के साथ संयुक्त शीर्ष स्कोरर बन गया? इसका राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। व्याख्या कर लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो संयुक्त रूप से शीर्ष स्कोर करने वाले सर्वकालिक पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। वह वर्तमान में इराक के दिग्गज अली दई के साथ संयुक्त शीर्ष स्कोरर रहे, जिन्होंने 1993 और 2006 के बीच 149 मैचों में 109 बार स्कोर किया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 176 मैचों में 109 गोल के साथ पुरुषों के समग्र स्कोरिंग रिकॉर्ड को टाई करके 2 पेनल्टी किए और फ्रांस के साथ 2-2 से ड्रा के बाद यूरोपीय चैंपियनशिप में पुर्तगाल 16 के दौरे में आगे बढ़ा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से किस देश ने विशाल बेहतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? इसका आंसर है चीन। व्याख्या कर लेते हैं। चीन ने विशाल बेहतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। दक्षिण पश्चिम चीन में यांगत्जे नदी ने पहली बार बिजली पैदा की। पनबिजली परियोजना के पहले 2 गीगावाट टरबाइन 28 जून से शुरू हुए 3 दिवसीय परीक्षण के बाद औपचारिक संचालन में जाएंगे। इस पनबिजली परियोजना का निर्माण चाइना 3 गोर्जस कॉरपोरेशन ने किया, जो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट का संचालक है। यह 3 गोर्जस डैम यूनान और सिचुआन के दक्षिण पश्चिमी प्रांतों के बीच की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण जिनसा नामक यांगत्जे नदी के अपस्ट्रीम खंड पर किया गया था। इस परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 16 मिलियन किलोवाट है। हाइड्रो पावर स्टेशन 16 हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट्स से लैस है। प्रत्येक इकाई की क्षमता 1 मिलियन किलोवाट है। यह दुनिया भर में सबसे बड़ी एकल इकाई क्षमता है। प्रश्न संख्या 4। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? इसका राइट आंसर है 9.6%। चलिए व्याख्या करते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने FY 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने इसके 10.1% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि यह दर 31 दिसंबर 2021 तक भारत द्वारा अपनी पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने पर निर्भर है। 5वां क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 29 जून। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद PC महालनोबिस की आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के संबंध में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक नियोजन और नीति निर्धारण में PC महालनोबिस की भूमिका के बारे में जनता में, विशेषकर युवा पीढ़ी में जागरूकता जगाना तथा उन्हें प्रेरित करना।
प्रश्न संख्या 6, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल में निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया? इसका राइट आंसर है अंशुला राव। चलिए क्या करते हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल हो गई है, जिसके बाद नेशनल एंटी डोप एजेंसी यानी कि नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अंशुला डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली अंशुला के दोनों सैंपल को टेस्टिंग के बाद यह फैसला लिया गया। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका राइट आंसर है राही सरनोबत। एक्सप्लेन कर लेते हैं। ISSF विश्व कप निशानेबाज में भारत की राही सरनोबत ने क्रोएशिया में महिला वर्ग के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 30 वर्षीय राही ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में 50 में से 39 शॉट लगाए और भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर 7वें स्थान पर है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है अग्नि प्राइम। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 28 जून 2021 को ओडिशा के बालेश्वर तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अत्याधुनिक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्री का सफल परीक्षण किया। पूर्वी तट के किनारे तैनात विभिन्न टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों ने मिसाइल को ट्रैक किया और इसकी निगरानी की। मिसाइल ने उच्च स्तरीय सटीकता के साथ सभी मिशन उद्देश्यों का पूरा करते हुए अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम रही। अग्नि श्रेणी को नई पीढ़ी की अत्याधुनिक उन्नत मिसाइल है। यह एक कनिस्त्रीकृत मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किमी है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? इसका राइट आंसर है 1 साल। केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया। अब वेणुगोपाल अपने पद पर 30 जून 2022 तक बने रहेंगे। इससे पहले 2020 में उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो इस तरह से इनका दूसरा एक्सटेंशन है। के वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। उन्होंने भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में 3 साल के लिए शपथ ली थी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। किस राज्य ने खुद को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया? इसका राइट आंसर है गोवा। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने घोषणा की कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया। सीएम ने बताया कि पिछले 3 साल से राज्य में रेबीज की एक भी मामला सामने नहीं आया। मिशन रेबीज की टीम बहुत प्रभावी ढंग से अपना काम कर रही थी और कुत्तों के लिए टीकाकरण भी कर रही थी। जानकारी के अनुसार 2018 के बाद राज्य में रेबीज का कोई मामला सामने नहीं आया था। मिशन रेबीज के बाद यह प्रगति हुई है, जो 2014 से एक राज्यव्यापी अभियान है जिसमें लगभग 1 लाख कुत्तों को सालाना एंटी रेबीज वैक्सीन दिया गया और एक जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें 5.2 लाख स्कूली बच्चों और 23,000 शिक्षकों को वायरस के बारे में शिक्षित किया। प्रश्न संख्या 11। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने हाल ही में किस कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सुरेश एन पटेल। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। वर्तमान सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें संजय कोठारी के स्थान पर नियुक्त किया गया, जिन्होंने 23 जून 2021 को अपना कार्यकाल पूरा किया। वह नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति तक इस पद पर बने रहेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग का नेतृत्व CVC करता है और इसमें अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में श्री पटेल आयोग में एकमात्र VC है।
कार्मिक मंत्रालय ने CBC और एक सतर्कता आयुक्त के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के विराचे नेशनल पार्क में एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाला हिरन जियांट मुटेजक्स को देखा गया था? इसका आंसर है कंबोडिया। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंबोडिया के जंगल में विशिष्ट प्रजाति का हिरन देखेगा। इस हिरन की खासियत यह है कि यह कुत्तों की तरह भौंकता है। अप्रैल में पूर्वोत्तर कंबोडिया के रत्नगिरी प्रांत के विराचे नेशनल पार्क में हिडन कैमरा में इसकी फोटो कैद हुई थी, लेकिन इसके बाद से फिर से इस हिरन की तलाश शुरू कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों के रेड लिस्ट में हिरन की यह प्रजाति शामिल है। प्रश्न संख्या 13। किस राज्य सरकार ने साल भर कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व खोलने का फैसला किया? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। ऑप्शन ए। व्याख्या कर लेते। उत्तराखंड के वन्य जीव विशेषज्ञों ने सरकार के पर्यटकों के लिए कॉर्बेट और राजाजी बाघ अभयारण्य को साल भर खोले जाने के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए यह पशु जगत पर अत्याचार के तुल्य है। उत्तराखंड के वन्य एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने हाल ही में घोषणा की थी कि कॉर्बेट और राजाजी बाघ अभयारण्य अब साल भर आगंतुकों के लिए खुले रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य सरकार ने जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया और इसके लिए 185 करोड़ रुपए खर्च करेगी? इसका आंसर है कर्नाटक। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। यह कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में। इसकी ऊंचाई 253 मीटर यानी कि 829 फीट है। इसकी औसत चौड़ाई 472 मीटर है। यह नोकलकाई जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। प्रश्न संख्या 15। हाल ही में DRDO द्वारा पिनाका रॉकेट सिस्टम की विस्तारित रेंज का सफल परीक्षण किस स्थान से लिया गया? इसका आंसर है एकीकृत परीक्षण रेंज ओडिशा। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने स्वदेश में विकसित पिनाक रॉकेट के नए संस्करण का कल ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया। इसके तहत अलग अलग लक्ष्यों पर निशाना साधने के लिए 25 पिनाक रॉकेट दागे गए और ये सभी लक्ष्य पर सटीक बैठे। नए पिनाका रॉकेट से 45 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों का निशाना बनाया जा सकता है। DRDO ने स्वदेश में ही विकसित 122 मिलीमीटर के कैलिबर रॉकेट के नए संस्करण का भी चांदीपुर में सफल परीक्षण किया। इसके तहत 4 रॉकेट एक साथ दागे गए और वे सब अपने लक्ष्य को भेजने में सफल रहे। ये रॉकेट 40 किलोमीटर तक के लक्ष्यों का निशाना बना सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन दोनों रॉकेटों के सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा उद्योग जगत दोनों को बधाई दी है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में मातृ किशोरावस्था और बचपन की मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? इसका राइट आंसर है VK पॉल। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। हाल ही में मातृ किशोर और बचपन की मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया। यह सम्मेलन डॉक्टर VK पॉल की अध्यक्षता में और डॉक्टर R हेमलता की सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। नीति आयोग ने मोटापे की मौन महामारी बताया। इस सम्मेलन और राष्ट्रीय परामर्श के दौरान वैश्विक विशेषज्ञों, संयुक्त राष्ट्र निकायों और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने मोटापे के बढ़ते प्रसार पर अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए और मोटापा कम करने की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत किया। आयुष मंत्रालय और युवा मामलों के विभाग के सचिव ने भी स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए। अंत में डॉक्टर VK पॉल ने गतिविधि और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए
किशोरों को लक्षित करने के लिए एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण का आह्वान किया। प्रश्न संख्या 17, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के साथ किस स्थान पर 2 दिवसीय अभ्यास किया? इसका आंसर है हिंद महासागर। प्रश्न नंबर 18, कौन सी कंपनी अपना नया स्वच्छ ऊर्जा कारोबार बनाने के लिए अगले 3 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? इसका राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अगले 3 वर्षों के लिए सौर फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए एक नई स्वच्छ ऊर्जा कारखाना शुरू करने की घोषणा की है। मुकेश अंबानी 75,000 करोड़ रुपए की निवेश परियोजना शुरू करेंगे। अगले 3 वर्षों के लिए सौर फोटोवोल्टिक सेल, ग्रीन हाइड्रोजन बैटरी और ईंधन सेल बनाने के लिए 4 गीगा फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। यह 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करेगा। इन क्षमताओं की गांव में रूफटॉप इंस्टॉलेशन और डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन के जरिए स्थापित किया जाएगा। रिलायंस सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एनर्जी स्टोर करने के लिए बैटरी फैक्ट्री, फ्यूल सेल बनाने वाली फैक्ट्री और इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट लगाएगी, जो बिजनेस के तहत ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। यह नया व्यवसाय भारत के साथ दुनिया में हरित ऊर्जा की खाई को पाटने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 19, 25 जून 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इसका राइट आंसर है 46वीं, ऑप्शन द। एक्सप्लेन कर लेते हैं। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 में देश भर में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी। यह आदेश देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर दिए गए थे, जिसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल रहा, क्योंकि आपातकाल में भारत में चुनाव स्थगित हो गए थे। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीनों की अवधि का आपातकाल था। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी ने सिंह द्वीप के पास डूबते जहाज गंगा के नौचालक दल को बचाया है। सिंह द्वीप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है अंडमान और निकोबार। सिंह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप के पास स्थित है। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी ने 23 जून 2021 को सिंह द्वीप के पास डूबते जहाज गंगा 1 के नौचालक दल को बचा लिया। आईसीजी की गंगा 1 से आपातकालीन सूचना प्राप्त हुई, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से करीब 30 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में था। प्रश्न संख्या 21, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है, किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। साल 1950 के बाद से ग्रेटर येलोस्टोन क्षेत्र में औसत तापमान 2.3 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 1.3 सेल्सियस बढ़ गया। और संभावित रूप से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में वार्षिक बर्फबारी का 1/4 हिस्सा कम हो गया। 1986 से 2005 की औसत की तुलना में 2061 से 2080 तक इस क्षेत्र के 5 से 6 फ़ारेनहाइट गर्म होने का अनुमान है, और सदी के अंत तक 10 से 11 फ़ारेनहाइट तक। इसे येलोस्टोन के आसपास का क्षेत्र में भी अपने बर्फ के भंडार गंवाने की ओर अग्रसर है। प्रश्न संख्या 22, किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया? इसका राइट आंसर है राजस्थान। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA की तकनीकी समिति ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य यानी कि रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान को 4था टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य बन जाएगा।
यह भारत की 52वां टाइगर रिजर्व होगा। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल टाइगर डे प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चिन्हित एक वार्षिक कार्यक्रम है। प्रश्न संख्या 23। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा में रूस की एलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता? इसका आंसर है स्वर्ण पदक। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की एलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। दीपिका कुमारी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। पेरिस में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के मिक्स्ड में अतानु दास और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। इन दोनों भारतीय तीरंदाजों ने फाइनल में नीदरलैंड की टीम को 5-3 से पराजित किया है। भारतीय टीम दीपिका कुमारी, अंकिता भकन और कोमलिका बारी ने महिला रिकर्व फाइनल विश्व कप स्टेज 3 में मैक्सिको को 5-1 से हराया है। हो जनजाति की कोमलिका बारी पहली महिला तीरंदाज बन गई जिन्होंने भारत को यह गौरव दिलाया। दीपिका कुमारी टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला तीरंदाज है। प्रश्न संख्या 24। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक निम्न में से कौन बन गए? इसका राइट आंसर है साजन प्रकाश। चलिए व्याख्या करते हैं। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। उन्होंने रोम में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में 1 मिनट 56.38 सेकंड का समय लिया, जबकि ओलंपिक शामिल होने की योग्यता के लिए 1 मिनट 56.48 सेकंड की सीमा निर्धारित की गई थी। टोक्यो में ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे और 8 अगस्त तक चलेंगे। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया था। साजन प्रकाश केरल से हैं। उन्हें 2015 में केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 6 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीत कर रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था। वो रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एकमात्र पुरुष तैराक थे। प्रश्न संख्या 25। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? इसका राइट आंसर है चीन। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। चीन ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। नियमित अनुवर्ती उड़ानों के साथ मानव युक्त मंगल मिशन शुरू किया जाएगा। मंगल पर अस्थायी रूप से बेस के निर्माण और इसके संसाधनों को निकालने के लिए दीर्घकालिक योजना के साथ मिशन शुरू किया जाएगा। यह महत्वाकांक्षी योजना मनुष्यों को मंगल ग्रह पर लाने के लिए अमेरिका के साथ दौड़ की तेज करेगी। मई 2021 में चीन द्वारा मंगल ग्रह पर रोबोटिक रोवर उतारने के बाद इस योजना को खुलासा किया गया था। चीन ने 2033, 2035, 2037 और 2041 आदि के लिए मंगल ग्रह पर मानव युक्त मिशन की योजना बनाई है। इस मानव मिशन से पहले चीन मंगल ग्रह पर रोबोट भेजेगा जो बेस स्थापित करने और वहां के संसाधनों को निकालने के लिए सिस्टम बनाने के लिए संभावित साइटों का अध्ययन करेगा। प्रश्न संख्या 26। सौरभ चौधरी और मनु भारत की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप को 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर है रजत पदक। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया के ओसीजे में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज संघ की विश्व कप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। प्रश्न संख्या 27। निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है?
इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने बच्चों के सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी पर जंक फूड के विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक लगी। जंक फूड विज्ञापनों से जुड़े ये नियम अगले साल से लागू होंगे। बच्चों को हानिकारक भोजन से कम सामना हो, इस नियम का यही मकसद है। यह फैसले बच्चों में मोटापे की मुकाबला करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 28, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 26 जून। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स है। 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जो कि एक प्रस्ताव 42/112 पारित करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में है। प्रश्न नंबर 29, कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का एक ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्वार। श्री रविशंकर प्रसाद केंद्रीय विधि एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, जिन्होंने 25 जून 2021 को नई दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि ITAT के ई फाइलिंग पोर्टल EITAT द्वार की औपचारिक शुरुआत की। नया बना ई फाइलिंग पोर्टल विभिन्न पक्षों को अपनी अपीलों, विविध आवेदनों, दस्तावेजों, पेपर बुक्स इत्यादि का इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश करने का सक्षम बनाएगा। प्रश्न संख्या 30, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता शुरू की? इसका राइट आंसर है दिल्ली यानी कि डी। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की। समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। उन परिवारों को भी 2500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति को खो दिया है। सरकार प्रभावित परिवार के एकल सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार करेगी। सरकार आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को भी पूरा करेगी। प्रश्न संख्या 31, विक्टोरिया काउंटी बोर्ड जो ऑस्ट्रेलिया में है, विक्टोरिया काउंटी बोर्ड के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका राइट आंसर है प्रदीप सिंह तिवाना यानी कि वी। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। कौन सा देश 2022 में 9वीं एशियाई मंत्रिस्तरीय कौन सा देश 2022 में 9वीं एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करने को सहमत हुआ है? इसका आंसर है भारत।
चलिए व्याख्या कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच यानी कि IEF ने घोषणा की है कि भारत 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है। 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी और यह 2018 के दौरान अबू धाबी में पिछली बैठक में हुई समझ को आगे ले जाएगी। इस ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का मेजबान बनने का भारत का निर्णय IEF के महासचिव जोसेफ मैकमोनिगल और तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच एक वर्चुअल बैठक के बाद आया। बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा इंडियन ऑयल कॉर्प, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प के मुख्य अधिकारी भी मौजूद थे। प्रश्न संख्या 33, माई जॉयज एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी है? कृष्णा सक्सेना। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कृष्णा सक्सेना की पुस्तक माई जॉयज एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किया। यह भारतीय मातृत्व की सर्वोत्तम परंपरा में एक माँ की बहादुरी और सहन शक्ति का प्रतीक है। यह पुस्तक सुंदर तस्वीरों से भरी हुई है, जिसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें भी शामिल हैं, जिनका ऐतिहासिक महत्व न केवल इसलिए कि उनमें तो कुछ भी सार्वजनिक व्यक्तित्व है, बल्कि इसलिए कि वह उस समय के घरेलू और साथ ही पेशेवर संदर्भ का वर्णन करती है। प्रश्न संख्या 34, बेनिग्नो एक्विनो जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? फिलीपींस इसका आंसर है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति एवं देश के सबसे प्रमुख लोकतंत्र समर्थक राजनीतिक परिवार के वंशज बेनिग्नो एक्विनो तृतीय का निधन हो गया। वह 61 वर्ष के थे। एक्विनो 2010 से 2016 तक देश के राष्ट्रपति थे। वह एक राजनीतिक परिवार के उत्तराधिकारी थे, जिसे फिलीपीन में सत्तावाद के खिलाफ एक बांध के रूप में देखा जाता था। उनके पिता एवं पूर्व सीनेटर बेनिग्नो एस एक्विनो जूनियर की 1983 में मनीला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैन्य हिरासत में हत्या कर दी गई थी। उनकी मां कोरोजोन एक्विनो ने 1986 में जनशक्ति विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके कारण तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस को अपदस्थ होना पड़ा था। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा किस कंपनी को लगातार 15वें वर्ष भारत में नौकरी के लिए सबसे बेहतरीन संस्थान के रूप में स्थान मिली है? इसका आंसर है NTPC। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। पहली बार NTPC ने 2021 में राष्ट्र निर्माताओं के बीच भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त की। इस ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा लगातार 15वें वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में मान्यता दी है। इसे 38वां स्थान मिला है। पिछले साल इसे 47वां स्थान मिला था। इसने 2021 में राष्ट्र निर्माताओं के बीच भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की अपनी पहली पहचान भी हासिल की। NTPC एक महारत्न समुदाय और बिजली मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई काम करती है। PSU ने मार्च 2021 में CIIHR एक्सीलेंस रोल मॉडल अवार्ड भी जीता है। यह देश में लोक प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है और इसे उच्च विश्वास और उच्च प्रदर्शन संस्कृतियों वाले महान कार्यस्थलों की पहचान करने और मान्यता देने में स्वर्ण मानक माना जाता है। यह सबसे निश्चित एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस मान्यता प्रमाणन है, जिसे प्राप्त करना संगठन का लक्ष्य है। प्रश्न संख्या 36,
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोगों से अपना डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया? राइट आंसर है व्हाट्सएप। चलिए व्याख्या करते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NSDC और व्हाट्सएप ने अपना डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम भारतीय युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूल और विश्वविद्यालयों के छात्रों को डिजिटल और ऑनलाइन कौशल का उपभोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ये कौशल व्हाट्सएप और NSDC द्वारा डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रमाणन के साथ समाप्त होंगे। इस कार्यक्रम के तहत पाठ्यक्रम मॉड्यूल्स प्रारूप पर आधारित है। यह ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में ज्ञान प्रदान करेंगे। यह छात्रों को Tier 3 और 4 शहरों में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा से भी लैस करेगा। यह व्हाट्सएप के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर InfySpark के जरिए दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 37। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी कि IFFCO किन दो देशों में नैना यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करेगा? इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना और ब्राज़ील। सहकारी क्षेत्र की प्रमुख खाद्य कंपनी IFFCO अर्जेंटीना और ब्राज़ील में नैना यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट लगाने जा रहा है। IFFCO ने कहा कि वह अर्जेंटीना में 2 एजेंसियां INAEAS और कुपरर के साथ साझेदारी में तरल नैनो यूरिया विनिर्माण संयंत्र की स्थापना करेगी। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड IFFCO को 31 माह को तरल रूप में दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया गया था और चालू महीने में इसका उत्पादन भी शुरू हो गया है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष दुनिया भर में करीब करोड़ लोगों ने मादक पदार्थों का इस्तेमाल किया था। दुनिया भर में करीब 275 मिलियन करोड़ लोगों ने मादक पदार्थों का इस्तेमाल किया था। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस प्रश्न को। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यानी कि UNODC ने हाल ही में वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया भर में 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया। इस रिपोर्ट के अनुसार 36 मिलियन लोग मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों से पीड़ित थे। पिछले 24 वर्षों में दुनिया के कुछ हिस्से में भाग की शक्ति 4 गुना बढ़ गई। नशीली दवाओं को हानिकारक मानने वाले किशोरों के प्रतिशत में 40% की कमी आई है। इसके बावजूद भांग का उपयोग कई तरह के स्वास्थ्य और अन्य नुकसानों से जुड़ा हुआ है। यह ड्रग रिपोर्ट युवाओं को नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभाव के बारे में शिक्षित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए धारणा और वास्तविकता के बीच की खाई को पाटने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें किस देश पर लगी अमेरिकी आर्थिक पाबंदियों को समाप्त करने की मांग की गई है? इसका राइट आंसर है क्यूबा। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। भारत सहित 183 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें क्यूबा पर लगी अमेरिकी आर्थिक पाबंदियों को समाप्त करने की मांग की गई है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि लगातार प्रतिबंध लगे रहने से बहुपक्षपात तथा स्वयं संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता कमजोर होती है। प्रश्न संख्या 40। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कॉन्टैक्ट फीचर लॉन्च किया?
इसका राइट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कॉन्टैक्ट फीचर लॉन्च किया है। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं इस प्रश्न को। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक नई सुविधा पे योर कॉन्टैक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है, जो अपने ग्राहकों को लाभार्थी के मोबाइल नंबर द्वारा सभी भुगतान ऐप में किसी भी संपर्क को पैसे भेजने या भुगतान करने में सक्षम बनाता है। पे योर कॉन्टैक्ट सेवा ऋणदाता के मोबाइल बैंकिंग ऐप पर उपलब्ध है और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। कोटक मोबाइल बैंकिंग ऐप पर पे योर कॉन्टैक्ट फीचर ने भुगतान को यथासंभव आसान और सरल बना दिया है। कोटक के ग्राहक अब केवल लाभार्थी का मोबाइल नंबर जानकर अपने किसी मित्र, घरेलू सहायक, पड़ोस की दुकान आदि को भुगतान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 41, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत किस वर्ष तक कमीशन कर दिया जाएगा? इसका आंसर है 2022। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस प्रश्न को। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को 2022 तक चालू करने की योजना है। एक बार चालू होने के बाद वाहक को भारत के पहले विमान वाहक यान में INS विक्रांत के रूप में नया नाम दिया जाएगा। IAC-1 वाहक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL कोची केरल में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है। इसमें डिजाइन से लेकर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टील से लेकर प्रमुख हथियारों और सेंसर तक लगभग 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। IAC-1 नौसेना में शामिल होने से पहले समुद्री परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजरना होगा। प्रश्न संख्या 42, किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है डेनमार्क। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। डेनमार्क ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और अनुसमर्थन के साधन पर हस्ताक्षर किए हैं। 8 जनवरी 2021 को ISA-FA में संशोधन लागू होने के बाद डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA 121 देशों का गठबंधन है। इसकी शुरुआत भारत ने की थी। अधिकांश सदस्य देश ध्रुव वाले देश जो पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। यह एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। प्रश्न संख्या 43 यानी कि 43, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि सिविल सर्विसेज मंत्रा नाम से, उस पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं 43वां नंबर प्रश्न को। किस राज्य ने राज्य में घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ओडिशा। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। उड़ीसा सरकार संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है। आजीविका की पहल को मजबूत करके और राज्य समर्थित महिला स्वयं सहायता समूहों तक पहुंचकर घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार किया जाएगा। यह उड़ीसा में पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी है जो महिलाओं के सशक्तिकरण, आजीविका और आय पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। खाद्य सुरक्षा में कमजोरियों को दूर करने और कम करने के लिए इस तरह की पहल महत्वपूर्ण है। यह साझेदारी दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगी। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में खोजी गई मानव प्रजाति नेसेर रामला होमो के अवशेष किस देश में खोजे गए हैं? इसका राइट आंसर है इजराइल।
चलिए एक्सप्लेन करते हैं। पुरातत्वविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इजराइल के रामला शहर के पास नई मानव प्रजातियों के अवशेषों की खोज की। इस अध्ययन के अनुसार इन प्रागैतिहासिक अवशेषों का मिलान होमो जीनस की किसी भी ज्ञात प्रजाति से नहीं किया जा सकता, जिसमें आधुनिक मानव होमो सैपियंस शामिल है। अनुमान है कि नेसेर रामला होमो प्रजाति लगभग 4,20,000 से 1,20,000 साल पहले इजराइल और उसके आसपास रहती थी। प्रश्न संख्या 45। किस यूरोपीय राष्ट्र ने भारतीय बागवानी की उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान किया? इसका राइट आंसर है सर्बिया। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। सर्बिया ने भारतीय बागवानी उत्पादों जैसे प्याज, आलू, अनार और अनार के दानों के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि APEDA के अनुसार भारत में उगाए जाने वाले अनाज और प्याज के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जबकि आलू के निर्यात के लिए यह आवश्यक है। प्रश्न संख्या 46 यानी कि 46। किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक किफ़ायती रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की, जिसकी कीमत 50 रुपये है? इसका राइट आंसर है IIT दिल्ली ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कोविड के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की, जिसकी कीमत 50 रुपये है। ICMR द्वारा अनुमोदित यह परीक्षण किट 5 मिनट के भीतर परिणाम दे सकती है। परीक्षण के पीछे की तकनीक को IIT दिल्ली द्वारा पेटेंट कराया गया है। प्रश्न संख्या 47। कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? इसका राइट आंसर है जापान। जापानी दूतावास के एक हालिया बयान के अनुसार जापान भारत को टीकों के सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। यह सहायता भारत को यूनिसेफ के माध्यम से कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराएगी। जापान भी टीकों को खरीद के लिए कोवैक्स सुविधा के संचालन का नेतृत्व करता है। प्रश्न संख्या 48। किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? इसका राइट आंसर है केरल। एक्सप्लेन कर लेते हैं इस प्रश्न को। केरल के मत्स्य विभाग ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए मत्स्य पालन के पूर्व अतिरिक्त निदेशक P सहदेवन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की। यह समिति अध्ययन करेगी और समुद्र में सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और पोत निगरानी प्रणाली से संबंधित मुद्दों का हल करने के तरीकों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर भी अध्ययन करेगी। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं 49। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स किस संगठन के सहयोग के साथ UNDP की एक पहल है? इसका राइट आंसर है OECD। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं इस प्रश्न को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD ने भूटान में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि TIWB पहल शुरू की। इस पहल के लिए भारत को भागीदार क्षेत्राधिकार के रूप में चुना गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूटान को अपने कर प्रशासन को मजबूत करने में सहायता करना है। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। 50वां प्रश्न क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2021 तक दुनिया भर में विधवाओं की अनुमानित संख्या कितनी है? इसका आंसर है 258 मिलियन यानी कि 258 मिलियन।
चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं इस प्रश्न को। महिलाओं को सशक्त बनाने और विधवाओं के फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने और विधवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उन महिलाओं के साथ एकजुटता दिखाना जिन्होंने अपने साथी को खो दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। किस देश ने पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC जीती? इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं इस प्रश्न को। न्यूजीलैंड ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC फाइनल में भारत को हरा दिया। 2 दशक में न्यूजीलैंड का यह पहला आईसीसी खिताब है। प्रश्न संख्या 52। टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार कौन है? इसका राइट आंसर है मोहित चौहान। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक गीत लॉन्च किया। वो कौन सा गीत है सुन लीजिए। गीत तू ठान ले, गीत का नाम है तू ठान ले, जो मोहित चौहान द्वारा रचित और गाया गया है। प्रश्न संख्या 53, मैंने गलती से 23 बोल दिया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। समग्र विकास के लिए किन 2 शहरों ने संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जीता है? इसका राइट आंसर है इंदौर और सूरत। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं इस प्रश्न को। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया, जिसमें सूरत और इंदौर ने 2020 में अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर उभरा। इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत सामने आए। स्मार्ट सिटी पुरस्कार सामाजिक पहलुओं और शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण, जल, शहरी गतिशीलता के विषयों पर दिए गए। तिरुपति ने नगर पालिका स्कूलों के लिए स्वास्थ्य बेंचमार्क के लिए पुरस्कार जीता, जबकि भुवनेश्वर ने सामाजिक रूप से स्मार्ट भुवनेश्वर के लिए पुरस्कार जीता। तुमकुरु ने डिजिटल लाइब्रेरी सॉल्यूशन के लिए पुरस्कार जीता। शासन श्रेणी में बड़ोदरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शहरी पर्यावरण श्रेणी में संयुक्त विजेता भोपाल और चेन्नई है। स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड अहमदाबाद, वाराणसी और रांची को प्रदान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 54। हाल ही में के एक अध्ययन के अनुसार विश्व की सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियां किस देश में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है कोलंबिया। एक रिपोर्ट के अनुसार और एक अध्ययन के अनुसार कोलंबिया में सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियां पाई जाती हैं। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार कोलंबिया दुनिया के सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियों का घर है। इस दक्षिण अमेरिकी देश में सभी ज्ञात प्रजातियों का लगभग 20% है। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने चेकलिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाई शीर्षक से एक दस्तावेज तैयार किया। 200 से अधिक तितली प्रजातियां केवल कोलंबिया में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 55। इट्स अ वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है रस्किन ब्रांड। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। भारतीय ब्रिटिश लेखक रस्किन बॉन्ड, मैंने ब्रांड बोल दिया। रस्किन बॉन्ड नाम है, रस्किन बॉन्ड, नोट कर लीजिएगा, फिर से गलती हो गई थी मैं। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। भारतीय ब्रिटिश लेखक रस्किन बॉन्ड ने एक एलिफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक एक नई पुस्तक लिखी है।
पुस्तक एक अवधारणात्मक उत्थान गहराई से चलती और गैर काल्पनिक तरीके से लिखी गई है। वह पद्मश्री और पद्म भूषण के प्राप्त करता है। उनका पहला उपन्यास रूम ऑन द रूफ था। रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास था रूम ऑन द रूफ। रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री और पद्म विभूषण मिल चुका है। प्रश्न संख्या 56। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? इसका राइट आंसर है 30 सितंबर तक सरकार ने पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी। अब चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं इस प्रश्न को। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने कर कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत कर से जुड़ी कई समय सीमाओं को भी आगे बढ़ा दिया गया है। प्रश्न संख्या 57। किस राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में 1000 रुपये की वृद्धि तथा जुलाई से प्रति महीने कोविड-19 भत्ते के रूप में 500 रुपये की राशि देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। नोट कर लीजिए 58 नंबर क्वेश्चन। प्रोजेक्ट सीवर्ड किस देश का सबसे बड़ा नौसैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है? इसका आंसर होगा भारत। चलिए अब आगे देखते हैं एक्सप्लेन करते हुए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 24 जून 2021 को कर्नाटक के कारवार नौसेना अड्डे का दौरा कर प्रोजेक्ट सीवर्ड के तहत जारी ढांचागत निर्माण के विकास की प्रगति की समीक्षा की। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के साथ श्री राजनाथ सिंह ने INS करम हेलीपैड पर पहुंचने से पहले परियोजना क्षेत्र और संबंधित स्थलों का हवाई सर्वेक्षण किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट सीवर्ड के तहत यहां विकसित किया जा रहा नौसेना अड्डा एशिया में सबसे बड़ा होना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर इसके लिए वह बजट आवंटन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का लक्ष्य अगले 10 से 12 वर्षों में विश्व की 3 शीर्ष नौसेना में शामिल होने का होना चाहिए। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। पौषण, जिसे पौषण पोया के नाम से भी जाना जाता है, किस देश के बौद्ध धर्म द्वारा आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? इसका राइट आंसर श्रीलंका। श्रीलंका देश के बौद्ध धर्म द्वारा आयोजित पौषण, जिसे पौषण पोया के नाम से जाना जाता है, एक वार्षिक उत्सव है। प्रश्न संख्या 60। McAfee एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था जॉन मैकेफी। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं इस प्रश्न को। ब्रिटिश अमेरिकी सॉफ्टवेयर अग्रणी मैकएफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के निर्माता जॉन डेविड मैकएफी का निधन हो गया। जॉन बार्सिलोना के पास एक जेल में अपने सेल में मृत पाए गए, जहां वह अक्टूबर 2020 से कर चोरी के लिए थे। यह घटना न्याय विभाग के कर प्रभाग द्वारा टेनेसी में दायर आपराधिक आरोपों पर संयुक्त राज्य अमेरिकी में उनके प्रत्यर्पण के स्पेन के राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अधिकृत किए जाने के तुरंत बाद हुई। उन पर 2014 और 2018 के बीच जानबूझकर टैक्स रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने का आरोप लगाया था, जबकि परामर्श कार्य, क्रिप्टो करेंसी, अन्य चीज़ों से लाखों की कमाई हुई थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये जो हमारा जून माह का करेंट अफेयर्स है, इसमें टोटल 650 से भी ज़्यादा प्रश्न हैं पूरे महीने की, वो एक दिन में कवर नहीं हो सकती। अगर आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो ही हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अगर वीडियो पे आपकी पॉजिटिव रिव्यू आप सबकी नहीं मिलती है तो गाइस इस वीडियो को मैं कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा। इसलिए अगर चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, आपका जून माह का करंट अफेयर्स पूरा हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और हमारे सिविल सर्विसेज मंत्रा का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि सिलेक्शन उसी का होता है जो सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री का अध्ययन करता है। इसलिए आप करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए सिविल सर्विसेज मंत्रा के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगर वीडियो पे पॉजिटिव रिव्यू मिले तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।